ये क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम, ये क्वेश्चन हमने रखा हुआ है, टॉपिक हमने रखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिज्म ये बहुत क्लोज होते हैं और बहुत मिल मिल के आते हैं इनके क्वेश्चंस। तो अब आप ये देखिएगा, इसकी मैंने वर्किंग शो की है। अब इसकी वर्किंग तुम लोगों के सामने है। इसकी डेफिनेशन बना लो। डेफिनेशन कैसे बनेगी कि टेस्ला के साथ हर यूनिट के साथ वन वन लगाओ और उसको फिर रख के टेस्ला की डेफिनेशन बन जाएगी। मैंने इसको ऐसे बना दिया ना। अब तुम लोग इसकी डेफिनेशन बनाओ और मुझे बताओ जो मैंने क्लास में समझाया था। ठीक है, अभी तक किसी ने डेफिनेशन कंट्रीब्यूट नहीं की। 1 टेस्ला इज द strength of a magnetic field which produces a force of 1 Newton on a 1 meter long conductor carrying 1 ampere current placed perpendicularly in a uniform magnetic field. इससे ये डेफिनेशन बिल्ड हो जाती है। चलो अब इसको पढ़ो। अ मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी in the in the space below in the space below हाँ नेहा, गुड, शाबाश। A rigid copper wire carrying a current is balanced on a pivot. ये वो current balance वाला topic है। Part PQLM of the wire is between the poles of a magnet as illustrated. The wire is balanced horizontally by means of a small weight W, sorry. अब आप इसको पूरी डायग्राम को गौर से देखो और ये जाहिर है कि करंट बैलेंस वाला टॉपिक है। पूरी डायग्राम को गौर से देखो और आगे पढ़ो। पहले ये देख लेना कि ये क्वेश्चन रीड एंड राइट में मिल जाए तो उसमें डायरेक्ट सॉल्व करो। अच्छा, रीड एंड राइट में तो चैप्टर था ही नहीं, आई एम सॉरी। ये तो बल्कि मैंने ग्रुप पे फाइल डाली हुई है, तुम उसको पैरेलल ओपन कर सकते हो।
The section of the wire between the poles of the magnet is shown. Explain why section QL of the wire give rise to the moment about the pivot. Section QL of the wire give rise to a moment about the pivot. तो अब वो कह रहे हैं ये बताओ कि ऐसा क्यों होगा कि QL of the wire give rise to a moment about the pivot, और ये तुम्हें डायग्राम उसने जूम करके दिखाई है, और तुम्हें याद होगा कि ये वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाने का चक्कर है। इसमें नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, एक रिजिड कॉपर वायर है, और इसमें तुम देखोगे तो तुम्हारे पास ये डायरेक्शन आ रही है करंट की, और यहां से फिर करंट नीचे जाएगा और यहां से करंट ऊपर जा रहा है। और फिर यहां पर जो करंट होगा वो ऐसे होगा। तो मुझे इसके एरोज मिल गए, तो मैं अगर एरोज यहां लगा दूं तो ये करंट पेज पर अंदर की तरफ जा रहा है, और ये वाली डायरेक्शन जो है ये फील्ड के पास है। अब तुम लोग ये बताओ कि जो साइड क्यू एल है उस पर फोर्स किस तरफ आएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? फ्लेमी का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। बताओ फोर्स किस तरफ आएगी, जो साइड है क्यू एल उस पे फोर्स नीचे की तरफ आएगी या ऊपर की तरफ आएगी? हाँ, बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करो। एक आंसर मिल गया डाउनवर्ड। इस पे जो फोर्स लगेगी वो ऐसे नीचे की तरफ लगेगी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि देयर विल बी अ डाउनवर्ड फोर्स, there will be a downward force on the side QL. This is according to Fleming's left hand rule. एक तरीका ये होता है कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का रेफरेंस दो और भाग जाओ। दूसरा तरीका मैंने सिखाया था जो कि अच्छा वाला मेथड है कि तुम एग्जामिनर को बोलो कि जो करंट है वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड रेजिनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, और आउट का एक ओवरऑल इफेक्ट जो बनेगा वो आपको फोर्स की शक्ल में दिखेगा। Section PQ and LM of the wire do not affect the equilibrium of the wire. अब जो PQ है जो तुम्हें नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं ये बताओ कि PQ और ML जो है, LM जो है, इनसे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। अब इसको तुम जरा डायग्राम देख लो। जो साइड PQ है उस पे करंट नीचे आया है और यहां पर जो करंट है वो ऊपर गया। तो अब अगर तुम इस पे लेफ्ट हैंड लगाओ तो फोर्स अगर लगाओगे तो करंट नीचे की तरफ है, फील्ड तो वही डायरेक्शन ले रही है। अब इस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, तो सॉरी वो लेफ्ट हैंड लगाऊं, तो इस पे जो डायरेक्शन आ रही है ना फोर्स की, वो पेज पर बाहर की तरफ है, ऐसे आ रही है फोर्स यूं। इस पे जो फोर्स आ रही है वो ऐसे आ रही है।
सही है। इसमें एक बच्चे ने जो आंसर लिखा है वो इसका कॉम्प्रिहेंसिव वे है, क्योंकि इधर जो फोर्स आएगी वो फिर ऐसे आएगी, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और ये बिल्कुल ऐसा सवाल है जैसे दरवाजा दीवार में पिवट होता है, तो वो घूम तो पिवट पर ही सकता है। अगर आप उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दें तो वो फिर दरवाजे को मूव नहीं कर सकते। तो इसमें आप एग्जामिनर को बताओगे कि फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस अ मोमेंट, दिस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस अ मोमेंट अबाउट द पिवट, the forces on PQ and LM are opposite and equal in magnitude, so they cancel out each other. Section QL of the wire has length 0.85 centimeter. The perpendicular distance of QL वैसे पूरा सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो कहीं आया ही नहीं। Section QL of the wire has length 0.85. The perpendicular distance of QL from the pivot is 5.6. परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 5.6 है, और 5.6 इसने दिया हुआ है, और ये जो कह रहा है कि उसके साथ एक और नंबर दे रहा है, हाँ 0.85। द सेक्शन क्यू एल ऑफ द वायर हैज लेंथ 0.65। सेक्शन क्यू एल, ठीक है, ये इसकी लेंथ आ रही है। The perpendicular distance of QL from the point is 5.6. When the current in the wire is changed by 1.2 ampere, W is moved a distance of 2.6 centimeter along the wire in order to restore equilibrium. The mass of W is this much. Show that the change in moment of W about the pivot is this much. ये AS में चला गया, और मोमेंट का वो फॉर्मूला होता था ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो वाला। तो अब ये वाली वर्किंग शुरू करो, पार्ट सी करके दो। वो जो उन्होंने काउंटर वेट लगाया हुआ है वो इसको रोकने के लिए लगाया हुआ है ना, कि ये स्विंग ना कर जाए। तो वो जो काउंटर वेट लगा हुआ है उसको आगे पीछे करेगा, वो वेट ऐसे लग रहा है नीचे, और उसको वो आगे पीछे कर रहा है, और वो कह रहा है कि अब इसका वैल्यू निकालो। द चेंज इन मोमेंट ऑफ डब्ल्यू अबाउट द पिवट इज दिस मच। तो अब ये वाली कैलकुलेशन कर लो। हमने ओल एएस में और ओ लेवल में भी पढ़ा कि मोमेंट होता है एफ इंटू डी, तो इसमें निकाल लो मोमेंट का वैल्यू। एफ की जगह वेट रख दो, ये वाली वर्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमने एएस में पढ़ा था कि जब आप किसी चीज को ऐसे हैंग करोगे तो जो मोमेंट क्रिएट होगा ना वो वेट से क्रिएट होगा।
पढ़ो। यूज द इंफॉर्मेशन इन पार्ट 1 क्योंकि बैलेंस तो दोबारा हो गया ना, इक्विलिब्रियम तो लग गया। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये दोनों तरफ से फिर बैलेंस हो जाएगा। तो आप एग्जामिनर को समझाओगे कि भाई अब ये दोनों तरफ से जो मोमेंट है ये बैलेंस कर लो, क्योंकि जो मोमेंट इधर से आएगा वो मोमेंट इधर वाली जो फोर्स लग रही है उसको बैलेंस कर देगा। तो अब जो मोमेंट तुमने निकाला है उस मोमेंट को रख लो और F इज इक्वल टू BIL वाला फॉर्मूला लगा दो। तुम्हारे पास मोमेंट तो पिछले पार्ट में आ गया है, मैं इसको कह देता हूं M1। तो तुम एग्जामिनर को बोलोगे कि M1 इज इक्वल टू M2। तो पिछले पार्ट के आंसर को यहां लिखकर वहां उसके इक्वेट कर दो। पॉइंट 13 टेस्ला इक्वेशन क्या बनाई? पिछले पार्ट का आंसर आपने क्या अच्छा आंसर नहीं लिखा हुआ। पिछले पार्ट का आंसर आ जाए ना तो वो यहां लिख देते हैं, जो भी आंसर आएगा वो यहां लिख देंगे इधर। और इधर M2 जो है वो मोमेंट है, मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। F की जगह लिख दूंगा BIL इंटू एक्स। हाँ सही है, BIL ना, और उसके साथ एक्स आ जाएगा मोमेंट वाला। हमें इसमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसमें बी। बाकी सारा डेटा हमारे पास है, वो सारा डेटा इसमें पुट कर दो। करंट की वैल्यू दी हुई है, लेंथ दी हुई है, और एक्स हमें पता है, एक्स की वैल्यू भी हमें दी हुई है, सारी वैल्यूज दी हुई है, उसको पुट करो और सॉल्व कर दो। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, इवन दो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे भारल नहीं था। चलो अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका ईयर नंबर क्या है? नवंबर 1942 का 11। यू सॉरी, स्टेट फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब आप फेरेडे लॉ को जस्टिफाई करें तो याद रखें कि उसमें पूरी स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपको याद है, वो फ्लक्स चेंज वाला वो लगाओ। हाँ सही है, बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करो यार। फोर्टी टू का 11, इसकी जरा एग्जाम में रिपोर्ट देख लेते हैं। Faraday law was well known and most candidates answered this question correctly. It means कि ये मेमोरी है ना, प्योर मेमोरी।
फेरेडे ने कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टर चेंजेस an EMF is induced which is directly proportional to the rate of change of flux and also directly proportional to the number of turns. A solenoid S has a small coil C placed near to one of its ends as shown. इसने दो कॉइल्स बनाई हैं और जो कॉइल सी है उसमें 63 टर्न्स हैं और इधर एक और बड़ी कॉइल बनाई हुई है। अब पढ़ो। The coil C has a circular cross section of diameter this and contains 63 turns of wire. The solenoid S produces a uniform magnetic field of flux density B in Tesla in the region of coil C given by the expression. एक expression दे दिया where I is the current in ampere in the solenoid S. The variation with time of the current I in solenoid S is shown. उसके बाद एक स्केच बनाया हुआ है। y एक्सिस पे करंट है, x एक्सिस पे टाइम है। State 2 times at which there is no EMF induced in coil C. अब ये बेसिकली वो डिफरेंशिएशन जो लोग कर चुके हैं उनको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है कि एक्चुअली जो करंट होता है उसकी चेन से ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो मैंने क्लास में सिखाई थी म्यूचुअल इंडक्शन। देखो पढ़ो क्या कहता है, मैनी कैंडिडेट आंसर 1 and 2 द रॉन्ग वे राउंड. These candidates appear to either think the question was asking about current rather than induced EMF, or that the induced EMF varies in proportion to the current in the solenoid. Many candidates, including stronger candidate, did not seem to be aware that the induced EMF depends on the rate of change of current in the solenoid. तो वो तो ग्राफ का ग्रेडियंट होगा पिछले ग्राफ का। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल करते हैं, जो एग्जामिनर चाह रहा है, तो जो रेट ऑफ चेंज होता है ना उसको हम कहेंगे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये इंड्यूस ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां तुम्हारे ग्राफ का ग्रेडियंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वहां पर ग्रेडियंट 0 हो जाएगा। तो वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जहां पर ग्रेडियंट जो है, रेट जो है वो उसने बोला है नो ईएमएफ, जहां पर रेट 0 कर दो। अब ये जो तुम्हारा डेबा आई अपॉन डेबा टी है वो इस ग्राफ का ग्रेडियंट है। मैंने बताया था कि जहां टर्निंग पॉइंट होते हैं ग्राफ्स के वहां ग्रेडियंट 0 होता है। हाँ T3 जहां भी, वो तो तुम समझ लो ना कि बेसिकली जहां भी टर्निंग पॉइंट होगा वहां ग्रेडियंट 0 हो जाएगा। देखो ऐसे, हाँ वो सारे पॉइंट्स उसी में आ जाएंगे। जब तुम टर्निंग पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हो तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर ग्रेडियंट 0 होगा। ग्रेडियंट 0 का मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो 0 हो जाएगी। द इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल सी इज अ मैक्सिमम बट ऑपोजिट पोलैरिटीज। दो टाइम बताओ। अब ये वहां होगा जहां ग्राफ का इंटरसेप्ट हो, क्योंकि अगर जहां जहां पर ये टच करेगा इसको, वहां पर इसकी रेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो सॉरी वो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी।
इसी तरह ये पॉइंट होगा। जो लोग मैथ्स लेते हैं उनके लिए एक और हिंट है, असल में जब तुम डेरिवेटिव को जीरो करते हो ना मैक्सिमम मिनिमम में, तो वो जो आपका डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो करो तो फंक्शन मैक्स हो जाता है या मिनिमम होता है। अब वो कह रहे हैं कि तुम इसमें यहां देखो कि कॉइल सी इज अ मैक्सिमम, इंड्यूस ईएमएफ को मैक्सिमम करो लेकिन ऑपोजिट में, तो वो जाहिर है कि जहां पर करंट जीरो हो जाएगा वहां पर इंड्यूस ईएमएफ मैक्स होगी क्योंकि वहां चेंज मैक्सिमम हो जाएगी। The alternating current in the solenoid S is replaced by a constant current of 5 ampere. Calculate the average EMF induced in coil C when the current in solenoid is reversed in a time of 6 milliseconds. C part पढ़ो। देखो C part में एग्जामिनर कहता है many candidates use the correct starting equation although few candidates arrived at the correct final answer. Among the stronger candidates, mistakes including forgetting the times 2 factor to reflect the fact that the current is reversing, forgetting to convert the time to SI unit and using the diameter instead of radius when calculating the cross-sectional area of the solenoid. More serious mistakes by weaker candidate were the omission of the current in calculating the magnetic flux density and using the diameter of solenoid as its cross-sectional area. तो ये तो खैर बहरहाल सुपर कैंडिडेट्स तो होते हैं। अब तुम्हें उसने एक चीज बताई, तुम इसको पढ़ो, और एग्जामिनर रिपोर्ट को पढ़ने से फायदा ये होता है कि उसमें बहुत सारे कॉमन एरर्स पता चल जाते हैं। अब उसने तुम्हें करंट की वैल्यू दे दी है और वो कह रहे हैं एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब या तो मैं फेरेडे लॉ यूज कर लूं, ईएमएफ इज इक्वल टू एन फाई अपॉन टी। एक तरीका ये है, और फाई कैसे निकालूंगा, एन तो दिया हुआ मुझे लेकिन फाई का अपना फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए साइन थीटा। ये मैंने पहले बता दी, जब एक कैलकुलेशन में एन रिपीट हो जाए तो जो दूसरा वाला एन आ रहा होता है उसको आप हमेशा 1 कर दें। टाइम तो हमें दिया हुआ है और टाइम उसने एग्जामिनर ने बोला है कि टाइम का ख्याल रखें कि टाइम का यूनिट क्या है, 6 मिली सेकेंड। तो हमें टाइम की वैल्यू दी हुई है 6 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड। उसने लफ्ज इस्तेमाल किया रिवर्स, तो करंट वापस करंट को रिवर्स किया उसने। अब थीटा 90 कर दो। अब इसमें सारी वैल्यूज प्लग इन करो। हमें बी की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, ये हमारा बी है ना, तो यहां से पहले बी निकाल लो। तुम्हें करंट दिया हुआ है, यहां से पहले बी निकालो और बी यहां रख देंगे। एरिया का मसला ये है कि एरिया के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, इससे एरिया निकलेगा। हाँ, डायमीटर को अब ये सारी कैलकुलेशन करो और मुझे इसका आंसर बताओ। जो n है, n की वैल्यू है 63। एग्जामिनर कह रहे हैं कि तुम जो आंसर निकालोगे फाई का उसको डबल कर देना इंटू 2, क्योंकि करंट 2 मरतबा सिस्टम से गुजरेगा।
एक आंसर सजेस्ट हो रहा है 0.01 वोल्ट, इसमें एरिया निकलेगा, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, इनटू 2 का ख्याल रखना होगा। तभी वो कह रहे एग्जाम रिपोर्ट में कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी है, यूनिट कन्वर्जन भी है, और ये इनटू 2 वाला मसला तो बहुत सारे लोग पेपर में ओवरलुक कर गए अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर रिपोर्ट। अगला सवाल तो मैग्नेटिक फील्ड पे है दोबारा, और ये आ गया ट्रांसफार्मर। चलो ये कर लेते हैं। ये है जून 19, पहला पार्ट है स्टेट फेरेडे लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन, ये तो हमने पहले ही किया हुआ है। फिर वो कह रहे हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल वो होता है जिसमें लॉस ना हो। Why when there is an alternating current in the primary coil there is a current in the load resistor। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ओ लेवल का, कि जब आप यहाँ पर सिस्टम में करंट देंगे तो करंट की वजह से क्या होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, ये फ्लक्स जाकर दूसरी कॉइल में लिंक हो जाएगा, ऐसे जाता रहेगा, लिंक होता रहेगा। अब चूंकि फ्लक्स ऑल्टर कर रहा होगा डेल्टा फाई, तो वो इंड्यूस कर देगा ईएमएफ, चूंकि वो ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, सर्किट कंप्लीट है, इसलिए वहां पर इंड्यूस करंट भी आ जाएगा। ये वो बेसिक थ्योरी है जो ट्रांसफार्मर के साथ अटैच है। The primary coil has 2700 turns, the secondary coil has 450 turns. EMF applied across the primary coil is given by this expression, where E is a measure in volt and T is a time in second. Calculate the RMS EMF induced in the secondary coil। हमने ये चैप्टर जो है करंट वाला, सॉरी वो एसी सर्किट का किया हुआ है, उसमें फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V is equal to V naught sin 2 pi ft। इसके साथ इसको लिख लो, E is equal to 220 sin 100 pi t। कंपेयर करो ना तो V नॉट निकल आएगा, फिर आरएमएस वोल्टेज निकाल लेंगे। पहले इनपुट पर आरएमएस निकाल लेते हैं, जो V नॉट आ रहा है ना बेसिक वाला, वो है 220, ये इनपुट वाली साइड पर है, यानी ये आप समझ लो कि प्राइमरी कॉइल पर है। फॉर्मूला क्या होता है ओ लेवल वाला, Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू Np अपॉन Ns, ये फॉर्मूला है। ये हमारा है Np और ये हमारा है Ns। अब सारा डेटा तुम्हारे पास आ रहा है, तुम पहले मुझे सेकेंडरी पे जाके ना, सेकेंडरी पे वी नॉट निकाल दो, फिर वो आखिर में फॉर्मूला लगा देंगे VRMS इज इक्वल टू V नॉट अपॉन √2। अच्छा 26 वोल्ट, तो पहले V नॉट निकालेंगे, जो आंसर इन्होंने बताया है वो यहां बताया है इधर 26 वोल्ट। सही है, उससे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, वो तो एक ही बात है, वो पहले कर लो या बाद में कर लो, रेशो तो वही रहेगी। लेकिन ये फर्क आ रहा है 36.67, ये अहमद क्या चीज है?
आंसर कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन वैसे अब ये 2 आंसर हो रहे हैं। अच्छा 26 है, सही। चलें फिर आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।